हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण देखेंगे। ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला वीडियो है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया आपने अपने आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को होते हुए देखा होगा, बस आप हो सकता है ये नहीं जानते हो कि एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, कोई भी रसायन जब परिवर्तित होता है, चाहे वो अपने भौतिक के संगठन में या अपने रासायनिक संगठन में, कोई भी रसायन या कोई भी पदार्थ जब परिवर्तित होता है तो उसमें एक प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, यदि गर्मियों के दिनों में दूध को काफी देर तक छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद वो दूध जो होता है फट जाता है, खराब हो जाता है। या काफी देर तक रखा हुआ भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है। या आप सभी के घर पे भोजन पकता है तो कच्चा चावल या कच्चा दाल जो है, जब उसको कुकर में या किसी बर्तन में चढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है, जिस प्रकार से पहले होता है उस प्रकार से पकने के बाद नहीं रह जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। वो जो परिवर्तन है एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी रसायन, कोई भी पदार्थ जो होता है टूटता है या बनता है ना। कोई भी रसायन जो होगा टूटेगा या बनेगा। आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल के अंदर, पर्णहरिम के अंदर भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये प्रकार की क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई, देखिए सबसे सरल भाषा में, जब कोई रसायन टूटता है अथवा बनता है, टूटता है अथवा बनता है, या उसके संगठन में, जिस प्रकार से वो बना है उसके संगठन में कोई परिवर्तन होता है, या उसके संगठन में कोई परिवर्तन होता है, जब कोई रसायन टूटता है अथवा बनता है, या उसके रसायन में उसके रसायन में या उसके बनावट में, उसके संगठन में कोई परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को या इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शरबत तो जरूर पिया होगा। चीनी को घोला होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र जो है, चीनी, पहले हम ऐसे लिख देते हैं, चीनी को पानी में घोला होगा, आपने जल में घोला होगा। कह सकते हैं कि चीनी ने जल से अपक्रिया की होगी। तो चीनी ने जब जल से अपक्रिया की होगी तो वो ग्लूकोज के अणुओं में
और फ्रक्टोज के अणु में टूट जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं में टूट जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या हुआ, देखिए चीनी जो होती है C10H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। और जल H2O होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक ही रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ, चीनी का जो अणु था वो टूट गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आप एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे, देख लीजिए, इसके बाद नोट करना है आपको। हमने पहला एग्जाम्पल लिया। दूसरा, आपने बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये जल से अभिक्रिया करता है, यानी जल के साथ जुड़ता है। देखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं आप इसे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में HNU करके लिखते हैं। ये जो बना हुआ है ये न्यू जैसा है, ये न्यू है ना। ये जो बी जैसा बना हुआ है ये न्यू है, HNU, सूर्य प्रकाश। कहाँ पर, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, C6H12O6 में परिवर्तित हो जाता है। साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे जल भी बनता है। ये हम आपको अपक्रिया संतुलित करके नहीं लिख रहे हैं, आपको केवल अपक्रिया लिख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, रासायनिक अपक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो ये आपके रासायनिक अपक्रिया होगी। रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा, जब कोई रसायन टूटता है अथवा बनता है या उसके संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो इस क्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया आपको स्पष्ट हुई, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये पहला हमने बताया आपको कि रासायनिक अपक्रिया यानी कि इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसके अंग्रेजी में, कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने लिखा है, ठीक है। आप इसका एक बार इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, देखिए इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको संक्षिप्त रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए हम शब्दों के रूप में अगर बोलें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और जल
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन जब इसको आप संक्षिप्त रूप में लिख देंगे तो ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आप इसमें लिख लेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना या प्रदर्शित करना, लिखना या निरूपित करना लिख सकते हैं आप, या निरूपित करना ब्रैकेट में कर दीजिए इसको, निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस रूप में संक्षिप्त रूप में या जिस रूप में लिखा जाता है या संक्षिप्त रूप में जब लिखा जाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अथवा करके एक परिभाषा और लिख लीजिए आप, अथवा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में जिस समीकरण द्वारा लिखते हैं, जिस समीकरण द्वारा लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो ये आपने देखा रासायनिक समीकरण की परिभाषा। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण को लिखा जाना, यानी किस रूप में हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, ये हम आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, देख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना या निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। या रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में जिस समीकरण द्वारा लिखते हैं या जिस समीकरण द्वारा लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, पहला तो जो भी रासायनिक समीकरण उपयोग में लाया गया है उनको हम शब्द के रूप में लिखें, है ना, तो उसे हम शब्द समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण।
शब्द समीकरण, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। और दूसरा, जब हम उसी यौगिक का जो शब्द लिखा है उसी का जब हम सूत्र लिखते हैं, है ना, तो हम यौगिक के सूत्रों के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र समीकरण होगा, सूत्र समीकरण। अब ये जो सूत्र समीकरण है ये भी दो प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो कंकाली रूप में, कंकाली रासायनिक समीकरण, और दूसरा बैलेंस समीकरण यानी कि संतुलित सूत्र समीकरण, संतुलित सूत्र समीकरण, ठीक है। अब देखिएगा, हम दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है देखिएगा, जैसे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, ये एक प्रकार से जो लिखा गया है यौगिक को शब्द के साथ लिखा गया है, यानी उस रसायन को शब्द के साथ लिखा गया। मैग्नीशियम लिखा गया, ऑक्सीजन लिखा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा गया है। अब इसी को अगर हम सूत्र समीकरण में लिखेंगे, अगर इसी को हम सूत्र समीकरण में लिखेंगे, देखिएगा, इसी को हम अगर सूत्र समीकरण में लिखें, सूत्र समीकरण, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र समीकरण को कंकाली सूत्र समीकरण, है ना, अगर हम कंकाली सूत्र समीकरण के रूप में लिखेंगे, पहले हम यहां आपको सूत्र समीकरण में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके एक यौगिक बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो रूप लिखा हुआ है एक प्रकार का कंकाली सूत्र समीकरण है, अर्थात जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो भी लिए गए हैं, यानी जिससे भी अभिक्रिया हो रही है, जो भी बन रहा है, उसको बिना संतुलित किए लिखा जाए, यानी बाएं और दाएं साइड में, बाएं यानी इस एरो के बाएं और दाएं साइड में सभी परमाणु बराबर ना हो, तो ये कंकाली समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंकाली समीकरण। देखिए, इधर एक मैग्नीशियम, इधर एक मैग्नीशियम, लेकिन इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। एरो के बाएं दाएं दोनों तरफ बराबर नहीं है। एरो के बाएं तरफ जो है अभिकारक है और जो दाएं तरफ है उत्पाद है आपका, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? कंकाली सूत्र समीकरण कहलाएगा। और अगर इसी को बराबर करके लिख दिया जाए तो ये कहलाएगा संतुलित सूत्र समीकरण, संतुलित सूत्र समीकरण कहलाएगा अगर इसको हम बराबर करके लिख दें, या संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी, ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं एक मैग्नीशियम के साथ, एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो यहां दो ऑक्सीजन के लिए दो मैग्नीशियम चाहिए होंगे, अर्थात यहाँ पे हमें दो लिखना चाहिए। और जब दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन हो जाएंगे तो 2 mg बनेगा, यानी आप संतुलित करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 मैग्नीशियम के साथ में एक O2 और क्या बनाएगा? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, 2 MgO। ये आपकी संतुलित समीकरण हो गई। अब देखिए, तीन प्रकार से लिखा गया है। ये जो लिखा है ये भी एक प्रकार का समीकरण है,
लेकिन ये क्या है, शब्द समीकरण है आपका। ये क्या है, शब्द समीकरण है आपका, ठीक है, ये आपका शब्द समीकरण है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट एन येरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपका लिखा है ये सूत्र समीकरण है। कौन सा सूत्र समीकरण है, ये कंकाली सूत्र समीकरण है और ये आपका संतुलित सूत्र समीकरण है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को लिखा जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। अब आप जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसके कुछ भाग होते हैं, अवयव होते हैं। आपने देखा, ये आपने लिखा था मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपने लिखा था। अब यहां पे ये जो एरो है इससे 2 बातें निर्धारित होती हैं कि जो एरो के बाएं साइड में लिखा हुआ है, ये बाएं लिखा हुआ ना, ये बाएं साइड में है और ये आपका दाएं साइड में है, दाएं साइड में, बाएं साइड में, ये आपका लेफ्ट साइड में है, ये आपका राइट साइड में है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये आपका एरो है। देखिए, जो एरो के बाएं साइड में लिखा होता है ये अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है ये अभिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। और जो एरो के दाहिने साइड लिखा होता है ये उत्पाद कहलाता है, ये उत्पाद कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अभिकारक या उत्पाद में एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद होते हैं तो उनको प्लस साइन लगा के दर्शाया जाता है। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में अंतर रखने के लिए हम एरो का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं कुछ बुक में इक्वल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन आप ज्यादातर अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का प्रयोग करेंगे। अगर अभिकारक और उत्पाद एक से ज्यादा है, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के अभिकारक हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इनको अलग अलग प्लस करके प्लस साइन से लिखा गया है। अब यहाँ एक ही प्रकार का उत्पाद बना इसलिए अकेला लिखा है ये। और इसके आगे जो अंक लिखे होते हैं उसे हम कोशिएंट कहते हैं या गुणांक कहते हैं। कोशिएंट या गुणांक, ये मैग्नीशियम का गुणांक है 2, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुणांक है 2। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बताया आपको। पहला तो अभिकारक उत्पाद को अलग करने के लिए आप एरो का प्रयोग करेंगे। एरो के जो बाएं साइड लिखा होगा यानी कि एरो के जो पीछे लिखा होगा वो अभिकारक होगा, एरो के जो आगे लिखा होगा उत्पाद होगा। अभिकारक उत्पाद को एरो अलग करता है, जबकि 2 प्रकार के अभिकारक अथवा 2 प्रकार के उत्पाद को प्लस अलग करता है। और अभिकारक के आगे जो लिखा होगा अंक वो अभिकारक गुणांक कहलाएगा और जो उत्पाद के आगे लिखा होगा वो उत्पाद गुणांक कहलाएगा। और एक साथ इन दोनों को हम अभिक्रिया गुणांक बोल देते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो आप मान सकते हैं कि इसके आगे 1 लिखा है, यानी ऑक्सीजन का जो गुणांक है वो 1 है, मैग्नीशियम का 2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी 2 है। तो यहां आपने देखा अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, पहली बात तो जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, जो अभिक्रिया को पहले शुरुआत करते हैं, यानी जिनसे अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे अभिक्रिया की शुरुआत होती है। उत्पाद क्या होता है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिनके द्वारा अभिक्रिया प्रारंभ होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक की मात्रा अभिक्रिया के प्रारंभ में ज़्यादा होती है और उत्पाद की मात्रा अभिक्रिया के प्रारंभ में शून्य होती नहीं होती है। जबकि जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाती है उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है और अभिकारक की मात्रा घटती जाती है। तो अभिकारक, उत्पाद और साथ में अभिकारक या उत्पाद गुणांक, अभिकारक गुणांक और उत्पाद गुणांक, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या होता है। परिभाषा इसकी हम परिभाषा भी लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। अभिकारक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप। अभिकारक,
देखिएगा, जिस रसायन से अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिक्रिया प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, जिस अभिकारक से अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जिस भी रसायन से आपकी अभिक्रिया प्रारंभ होगी वो क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। जो अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? समय के साथ घटती है, यानी मात्रा कह लीजिए, सांद्रता कह लीजिए, सांद्रता समय के साथ क्या होगी? कम होगी, समय के साथ घटती है या कम होती है, कम होती है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं उत्पाद। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, फलस्वरूप जो बनता है, जो बनता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, अभिक्रिया के प्रारंभ में इसकी सांद्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसकी सांद्रता क्या होती है? शून्य होती है। पूछा जा सकता है कि किसकी सांद्रता अभिक्रिया के प्रारंभ होते समय शून्य होगी? अभिकारक की या उत्पाद की? तो किसकी होगी? उत्पाद की सांद्रता जो होती है अभिक्रिया के प्रारंभ के समय शून्य होती है, शून्य होती है। तथा समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया अभिकारक और उत्पाद। नोट कर लीजिए आप इसको। देखते हैं अभिक्रिया गुणांक क्या होता है या अभिकारक उत्पाद गुणांक क्या होता है। अभिक्रिया गुणांक, अभिक्रिया गुणांक क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपने देखा था मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा गया था, प्लस O2 गिव्स आउट 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे भी 2 लिखा है। तो अभिकारक या उत्पाद के साथ में जो गुणा में अंक लिखे होते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे इसका मतलब हुआ 2 मैग्नीशियम है। कितने मैग्नीशियम है? 2 मैग्नीशियम है। इसका मतलब क्या है? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद के साथ गुणा में लिखे गए अंक जो होते हैं वो अभिक्रिया गुणांक कहलाते हैं। मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद में गुणा के साथ जो लिखे गए अंक होते हैं, यानी अभिक्रिया अथवा उत्पाद में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में जो भी अभिक्रिया ली गई है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद के साथ गुणा में लिखे गए अंक जो होते हैं वो अभिक्रिया गुणांक कहलाते हैं। इनसे क्या होता है? अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा का पता चलता है कि कितने मोल लिए गए। इसका मतलब हुआ 2 मैग्नीशियम के साथ 1 O2 मिलेगा। 2 मैग्नीशियम चाहिए तब 1 O2 यूज होगा। ऐसा भी उसका उपयोग किया था कि 2 मोल मैग्नीशियम चाहिए
1 मोल O2 के लिए, तब जाके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका आप जब आगे हायर क्लास में जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को जो है उसका उत्पाद लिखने में। तो आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद के साथ गुणा में लिखे गए अंक जो होते हैं वो अभिक्रिया गुणांक कहलाते हैं। अभिकारक के साथ जो लिखा होगा वो अभिकारक गुणांक कहलाएगा, जो उत्पाद के साथ लिखा होगा वो उत्पाद गुणांक कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम का गुणांक 2 है, ऑक्सीजन का O2 का गुणांक 1 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुणांक 2 है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपको जो वीडियो देंगे उस वीडियो में आपको हम समझाएंगे किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से क्या लाभ होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो हमें पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।